अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मुझे सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 56 जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम आज देखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। ये 6 ECMAScript 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डी स्ट्रक्चरिंग, जो कि आपका काम बहुत आसान करेगा। वो कैसे करेगा वो आज देखेंगे। इसके अलावा ES5 का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइपल या प्रोटोटाइप जिसको कहते हैं हम, ठीक है। प्रोटोटाइप, ठीक है, आपने देखा होगा प्रोटोटाइप वर्ड, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे। हम जब कंसोल कराते हैं ऑब्जेक्ट को तो आपने देखा होगा प्रोटोटाइप लिखा होता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या चीज है, उसके बाद भाई इनहेरिटेंस क्या चीज है, उसको भी देखेंगे। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्या चीज है, ठीक है। उसको रियल वर्ड से भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद प्रोटोटाइपल चेन होती है, प्रोटोटाइप चेन, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक आता है, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ एक मिनट। वो टॉपिक मैंने ऐड किया था, शायद अब अपडेट हो, हाँ ये रहा। प्रोटोटाइप वर्सेस प्रोटो, ये दो चीजें दिखने में एक जैसी हैं, पर इनकी प्लेसेस का फर्क होता है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, पर जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। शुरू करें हमजा। जी सर। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? जी सर, क्लियर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको डी स्ट्रक्चरिंग का आइडिया है? जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चरिंग क्या चीज है? नो सर। डी स्ट्रक्चरिंग का आपको आइडिया नहीं है, अच्छा। इनहेरिटेंस का आइडिया है? इनहेरिटेंस क्या होती है? जी जी, जैसे ऊप में जो है ना, एक क्लास हम देते हैं उसको, फिर आगे चलाते जाते हैं। क्या मतलब चलाते जाते हैं? ऊप हो गया, या फिर जैसे HTML में भी, जैसे हमने ये अभी पढ़ा है डोम में, सारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था इसमें ज़्यादातर। पेरेंट चाइल्ड पेरेंट ऐसे? जी जी, यस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। सही, पर वो थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा इनहेरिटेंस यहाँ पर थोड़ी अलग है। चलो वो देखते हैं। प्रोटोटाइप को पता है प्रोटोटाइप क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर? प्रोटोटाइप जैसे कि हम कोई भी कंसोल लॉक करते थे तो वो आता था ना नीचे प्रोटोटाइप, जिसमें ज़्यादातर और फंक्शंस होते थे इसके। पर प्रोटोटाइप है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई आइडिया है इस बारे में? साद भाई, नो आपको कोई सर। आइडिया है प्रोटोटाइप का? साद भाई, सर आवाज आ रही है? नहीं। जी आवाज़ आ रही है सर। जी, मुझे बताएं कि प्रोटोटाइप का आइडिया है आपको? सर प्रोटोटाइप वैसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी मॉडल को जब हम बनाते हैं तो उसकी जो उसका फर्स्ट वर्जन होता है ना उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। मगर मुझे ये नहीं पता जावास्क्रिप्ट में इसको किस चीज़ को कहते हैं ये। चले ठीक है, आपने रियल वर्ड से एग्जांपल ले ली, कोई बात नहीं। अच्छा, डी स्ट्रक्चरिंग का आइडिया है आपको? डी स्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, डी स्ट्रक्चरिंग एक कॉन्सेप्ट है। चले कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भाई कि व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट। भाई डी स्ट्रक्चरिंग क्या चीज है, तो उसको समझने से पहले एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि किस चीज, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डी स्ट्रक्चरिंग सॉल्व करती है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले देखूं कि हमारी फाइल इज वर्किंग। हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग। एडवांस फॉर, ये टाइटल चेंज हो मतलब सही है। स्क्रिप्ट सोर्स स्क्रिप्ट डॉट JS, तो फाइल में जाएंगे अपनी। अच्छा, अब डी स्ट्रक्चरिंग पे आते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग, डी स्ट्रक्चरिंग स्पेलिंग से लिखिए, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग को समझने से पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि वो डी स्ट्रक्चरिंग कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो डी स्ट्रक्चरिंग आप एक एरे के साथ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। तो वो कौन सी प्रॉब्लम जी, ES5 में, जो ES6 में डी स्ट्रक्चरिंग ने जो है वो हमें हेल्प की है। डी स्ट्रक्चरिंग ES6 का पार्ट है, ठीक है। ES6 का एक फीचर है, ECMAScript 6 का। अच्छा, मुझे बताएं ECMAScript 6 क्या चीज है, साथ में थोड़ा रिवीजन भी हो जाए ना। ECMAScript 6 क्या चीज है, ES6 जिसको मैं कह रहा हूँ? सर ES6 जो 2015 में जावास्क्रिप्ट का अपडेट आया था ना उसको सर ES6 कहते हैं। अच्छा, इसका ये इतना ज्यादा मशहूर क्यों है?
Why is this so famous? क्योंकि सर उसमें सबसे ज्यादा जो है ना जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया गया था। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये फीचर जो है ना डिस्ट्रक्चरिंग, ये आया था उसमें ये 6 में। तो इसमें दो तरीके की होती है, एक होती है एरे की डिस्ट्रक्चरिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग। तो उन चीजों को देखने से पहले हम देखेंगे भाई कौन सी प्रॉब्लम थी ES5 में जिसको इसने सोल्व किया है, क्योंकि ES6 से पहले ES5 चलती थी जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं एक एरे बना लेता हूँ, ARR के नाम से कोई भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अगर अगर मुझे ये वैल्यूज को किसी इंडिविजुअल वेरिएबल में सेव करना है तो मैं कैसे करूंगा? हमजा भाई, मैं चाह रहा हूं कि यार ये 1 जो है एरे से निकाल के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या तरीका यूज करूंगा? जो भी आपके माइंड में है। और मैं यहाँ पर कॉस्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, वॉर का कीवर्ड की आदत लग चुकी है, पर अब कॉस्ट और लेट यूज होता है। तो एरे के लिए जनरली हम लेट और सॉरी, एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं ज्यादातर। ये बात आप याद रखिएगा, एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए। जी जी, हमजा भाई बताए। एरे एरे लिख के उसमें ना हम ब्रैकेट में 0 लिख देंगे क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 1। ठीक है, मुझे 1 वैल्यू चाहिए, तो 1 वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये तरीका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, होगा क्या कि ये वैल्यू यहाँ से निकल के इसके अंदर आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर। देख लेते हैं कि आई कि नहीं आई। कंसोल डॉट लॉग और 1। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कंसोल ओपन करूं, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। ठीक है, 1 मेरे पास आ रही है जो मुझे चाहिए थी। उसी तरीके से अगर मुझे सारी वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? हाँ साथ भाई, अगर मुझे सारी वैल्यूज को निकालना तो क्या करूंगा? अलग अलग वेरिएबल में डालना है। सर इसको जी सर, हाँ हाँ। सर इसको एम्प्टी एरे बनाएंगे आप? नहीं, मुझे अलग अलग जैसे मैंने अभी इस एक वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल के अंदर डाली है, उसी तरीके से सारी वैल्यूज को निकालना है और अलग अलग वेरिएबल में डालना है। सर उसके लिए आपको एक और लेट बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको 2 जैसे करना है तो आप उसके लिए 1 लिखोगे। जबरदस्त। ऐसे करके मैं कितने वेरिएबल बनाऊंगा? 10 वेरिएबल। तो बना जी लेते सर। हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने सारे वेरिएबल वेरिएबल हमारे बन चुके हैं? 3 4, ओह माय गॉड, 5। मुझे 5 बनाने चाहिए थे, मैंने इतने सारे बना दिए, मेरा कोई बात नहीं। 7 8। आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 10। ठीक है, और यहाँ पर उसके इंडेक्सेस को भी चेंज कर देंगे। 2 3 4 ये क्या हो गया? कहाँ चले गया कर्सर? 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 10 की 10 वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल करा देता हूँ और मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए, मैं चार्ज पे लगा दूँ 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। ठीक है, लग गया चार्ज पे। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसका आउटपुट देख लेते हैं भाई। तो इसका आउटपुट ये क्या बता रहा है भाई? थी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 3 वाली जगह पे, ये नहीं। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है आप लोगों को? मुझे बताओ, ये समझ में आ गया तो डीस्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला? साथ भाई, हमजा, यहाँ तक कोई मसला है? ये तो क्लियर क्लियर है है ना? सर। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करता है डीस्ट्रक्चरिंग। अब मुझे देखो कितनी ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ी हैं इसका हमको करने के लिए।
अब इस काम को मैं इजीली कर सकता हूं, पता है कैसे? डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, एरे डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, ठीक है। मैं करूंगा इसको कमेंट, मैंने कर दिया इसको कमेंट, ठीक है। ओके हो गया, उसको मैंने ऊपर कमेंट कर दिया। अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर लेट लिखना है और एरे का साइन बनाना है। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है? लेट, ठीक है। उसके बाद आपको ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस एरे का नाम लिखना है, बस आपको फिलहाल इतना करना है, ठीक है। क्या करना है? एक मिनट इसको ऊपर लेके आता हूँ ताकि आप, हाँ यार, आपको करना क्या है देख लो। सबसे पहले लेट का कीवर्ड लगाना है वेरिएबल बनाने के लिए, क्योंकि हमें वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट का कीवर्ड लगा दिया, एक ही बार लगा दिया, ठीक है। उसके बाद भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने, ठीक है। उसके बाद उसको बराबर कर देना है उसके एरे से जिसके आप वेरिएबल निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे इस एरे के वेरिएबल्स को, मतलब एलिमेंट्स को निकालना है और अलग अलग वेरिएबल में डालना है, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब यहां पर आपको वो लिखने हैं कि आपको जो एलिमेंट्स चाहिए उनके नाम आप इस यहाँ पर लिख दो वेरिएबल्स के। जैसे आपने यहाँ पर लिखा ना लेट 1 2 3, वो अब ये आप इस एरे के अंदर लिखो, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपने ये किया, आपका काम हो गया। आपने ये किया, आपका काम जो इतनी लाइनों में हो रहा था, जो इतनी लाइनों में काम आपका हो रहा था, वो एक लाइन में आपका काम सारा हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका बेनिफिट ये है कि जो इतनी ज्यादा लाइनों में मेरा काम हो रहा था, 10 लाइनें मेरी खप रही थी, अब उसकी जगह पे सिर्फ एक लाइन मेरी जा रही है। अब इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट देखो सेम टू सेम है। मैं अगर रिफ्रेश भी करके दिखाऊं तो आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं है, आउटपुट देखो सेम है। दिस इज कॉल्ड अरे डीस्ट्रक्चरिंग। आपने क्या किया? डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, उसको खोल दो। डीस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, अरे क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो उसको खोल दिया हमने। उसको खोल के अलग उसके एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग। हमारा जी ये सर। इस काम को आसान करने के लिए इजाद हुई है, ठीक है। इस काम को आपने क्या किया कि लेट का कीवर्ड लगाया और आपने एक एरे टाइप का जो, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दिए कॉमा सेपरेट करके। तो क्या होंगे, जितनी भी इस एरे के अंदर वैल्यूज होंगी ना, वो जाके एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसी ऑर्डर में रखना है, ऑर्डर ऑर्डर वही रखना है, मुझे ये बात आप याद रखिएगा। ऑर्डर आपको यही रखना है, ऑर्डर आपको यही रखना है, ठीक है। 1, अगर 1 यहाँ 0 पे पड़ा हुआ है तो आपको 1 यहाँ पर 0 पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर जो है वो सही लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर है हमजा साथ? कोई जी सर। सवाल यहाँ तक? अब मैं इसको करता हूँ बंद। अब जी सर। इसमें कुछ और सिनेरियोज देखते हैं। अभी अभी खत्म नहीं हुआ रहे डीस्ट्रक्चरिंग, अभी इसके अंदर और भी सिनेरियोज है, उसको देखते हैं, उसके बाद उसको खत्म करते हैं। अब वो सिनेरियोज क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सिनेरियोज ये है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये, अब मैं बड़ा एरे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 5 एलिमेंट्स का ही बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ 1 और 5 वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? या अब यहाँ सिर्फ मुझे 1 और 4 वैल्यू चाहिए और इसके अलावा और मुझे कोई भी वैल्यू ना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं सीधे साधे तरीके से करता तो मैं क्या कैसे करता साथ भाई? अगर मैं इसको सीधे साधे तरीके से करता विदाउट डीस्ट्रक्चरिंग के, मतलब ES5 वाले तरीके से करता तो कैसे करता? मुझे सिर्फ 1 और 4 वाली वैल्यू चाहिए। तो सर आप पहले वेरिएबल बनाते उसको जो है, हाँ ऐसे, ठीक है। जी, इसके बना अंदर किया आप इसके जो, अंदर। हाँ अब ये 5 और 4 कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको 3 करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं और इसको कंसोल कराते हैं, एक मिनट। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो जो वैल्यूज मुझे चाहिए थी मिल चुकी है, 1 और 4। अब यहाँ पर तो आपने इजीली कर लिया, पर अरे डीस्ट्रक्चर में क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अरे डीस्ट्रक्चर में आपको करना क्या है? इस काम को करने के लिए आपको करना क्या है? वही सेम सिंटेक्स है, ठीक है। लेट लिखो, ये लगाओ, और ये सिंटेक्स भाई सेम रहेगा, ठीक है। इतना तो सेम ही रहेगा। करना क्या है, जो जो वैल्यूज चाहिए वो जिस पोजीशन पे पड़ी हुई है वहां बस नाम दे दो। मैं क्या कह रहा हूं, जो वैल्यूज चाहिए ना, वो जिस पोजीशन पे पड़ी वहां पर सिर्फ नाम दो और बाकी जगह को छोड़ दो, कोमा दगा के खाली छोड़ दो उसको,
ठीक है, मुझे सिर्फ 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा 1 लिखूंगा। उसके बाद मुझे 2 नहीं चाहिए तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा, दूसरा कोमा लगाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे 3 नहीं चाहिए तो दोबारा तीसरा कोमा लगाऊंगा। मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 का नाम लिखूंगा यहाँ पर, और मुझे 5 नहीं चाहिए तो मैं कोमा लगा के इसको भी खाली छोड़ दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऐसे करके आप ये काम कर जी सकते सर। हो, ये वाला काम आपने इतना इजीली कर लिया। जो वैल्यूज नहीं चाहिए वो खाली छोड़ दो, कोमा लगाना लाजमी है, ये बात आपको याद रखनी है। कोमा नहीं लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर इसके अंदर मेंटेन करना है। तो देखो ना, 0 पे पड़ा हुआ है 1 और 1 इंडेक्स पे खाली पड़ा हुआ है, तो ये इसके अंदर स्टोर होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लिख नहीं रहे, तो ये वैल्यू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, वैल्यू सिर्फ कहाँ जाएगी, जहां हमने उसको नाम दिया है। तो 1 के अंदर आएगा ये वाली वैल्यू, और उसके बाद 1 2, देखो 1 2 पे पड़ा हुआ है 2 और 3, और थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 4, तो थर्ड इंडेक्स में मैंने 4 लिख दिया, तो ये 4 जाके 4 के अंदर स्टोर हो जाएगी। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, या इसको रिपीट करूं दोबारा? हाँ जी सर, समझ आ गया। ये देखो, वही वही आउटपुट मिल रहा है मुझे 1 और 4, जो मुझे यहां पर मिल रहा था इस तरीके से, वही सेम आउटपुट मैंने इसके थ्रू जनरेट कर लिया, एरे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं आपसे वो अब आप लोग बताओगे मुझे कैसे करनी है। ठीक है, और ARR 1 2 3 4 5, ठीक है। वो नहीं लिखना था, मैं भूल क्यों जाता हूँ यार, आदत मेरी खराब हो गई है। ठीक है, लेट, ठीक है। अब मुझे साथ भाई आप बताओगे, मुझे सिर्फ 3 और 5 चाहिए, ये 6 एरे डिस्ट्रक्शन के तरीके से 3 और 5 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, जल्दी बताएं। जी सर, आप पहले लेट लिखेंगे, आगे बताएं। फिर आप उसको एरे उसके लिए बनाएंगे। बना दिया, आगे। तो सर इज इक्वल करके, अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ, सही जा रहे हो, इज इक्वल करके आगे उस एरे का नाम लिखूंगा जिससे वैल्यूज निकालनी है। जी सर, आप ठीक है, एरे लिखोगे, हाँ एरे। यहाँ पर क्या अब लिखूं? इसके अंदर साहब आपने कौन सा निकालना है? 2 एंड 5, अब मुझे भी याद नहीं, पता नहीं कौन सी बोले, मुझे 2 और 5 निकालनी है। चलो ठीक है बताओ सर, कैसे इसको आप निकालूंगा। कॉमा लगा के पहले कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करूं? फिर 1 लिखेंगे इसमें। ठीक है, 1 लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे, ये 5 वाली वैल्यू भी चाहिए मुझे। फिर 2 कॉमास इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और फिर आप इसको 5 लिखेंगे। ठीक हो गया। इसको कंसोल करते हैं, console.log 1 और 5, देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है, तो बिल्कुल सही है, जबरदस्त। 2 और 4 मुझे चाहिए था, तो 2 और 4 मिल चुका है। अब यहाँ पर हमने 1 लिखा है, तो मुझे 2 चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। बहरहाल जबरदस्त, साथ भाई आपको समझ में आ गया। तो ये थी एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे होती है, सारी वैल्यूज चाहिए तो सारी जगहों पे आप नाम लिख दो, जो वैल्यूज नहीं चाहिए वहां खाली छोड़ दो, तो कॉमा लगाना लाजमी है, क्योंकि ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है एरे के। ठीक है, ये तो थी एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, हमजा भाई, साथ भाई, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब जी आते सर। हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पर। ये भी सिमिलर ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। इसकी भी डेफिनेशन वही है कि भाई ऑब्जेक्ट में से कुछ प्रॉपर्टीज को हमें निकाल के वेरिएबल के अंदर सेव करना है। तो हम पहले कैसे किया करते थे? ठीक है, कॉन्स्ट ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर लिख दिया नेम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। अब मुझे अगर सिर्फ नेम और नेशनलिटी की वैल्यू निकालनी, तो मैं कैसे निकालता था? वेरिएबल बनाया माय नेम के नाम से, और ने क्या किया, ओबीजे डॉट नेम, ऐसे करता था। ऐसे ही है साथ भाई? जी सर। ओबीजे डॉट नेशनलिटी, ऐसे निकालते थे हम। अब इस काम को
जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर ने बड़ा काम आसान कर दिया हमारा, वो भी देखेंगे अभी। माय नेम, माय नेशनलिटी, ठीक है। तो ये देखो जीत कुमार पाकिस्तान आ गया, ठीक है। जो मुझे वैल्यूज चाहिए थे वो मुझे अलग वेरिएबल पे मिल चुकी है। मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट से वो निकाल के अलग वेरिएबल में स्टोर कर दी है। अब मैं इनको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी काम को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले आपको वही लेट लिखना है। अब वहां पर एरे था तो हमने क्या लगा था, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट वाले कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये फर्क है। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। सिंटेक्स देखो वही है दोनों में। फर्क क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट पे आएगा ये कर्ली ब्रेसेस, एरे पे आते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहां पर आप उन प्रॉपर्टी के नाम लिख दो, सिंपल बस। जो प्रॉपर्टी आपको निकालनी है एग्जैक्टली नाम मैच होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर नेम है तो प्रॉपर्टी का नाम नेम है तो भाई नेम लिखो। आप ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम इससे मैच होना चाहिए। वो मैं बताऊंगा कि अगर आपको चेंज नाम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज रख रहा हूँ obj.name को माय नेम के अंदर सेव करा रहा हूँ, तो ये भी देखेंगे ये कैसे होता है। पर अभी के लिए आपको नाम जो है बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, प्रॉपर्टी और इस वेरिएबल का नाम, क्योंकि ये अलग वेरिएबल बनेगा ना। तो इस वेरिएबल का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए प्रॉपर्टी के नाम से। और दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी थी, नेशनलिटी। नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी सेम टू सेम होना चाहिए। मैच कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अभी देखूंगा क्योंकि अभी मैं कंसोल ही इनको करवा रहा हूँ, तो ये तो भाई अनडिफाइंड देंगे या एरर देंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं फिलहाल के लिए बंद। इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम और नेशनलिटी, ठीक है। ये देखो जीत कुमार पाकिस्तान आ गया। अब दूसरा इसमें मसला क्या था कि मुझे सेम नाम लिखना पड़ रहा था। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक हमारे पास आता है अलियस। अलियस, ये अलियस कहते हैं इसको, अलियस। मतलब आल्सो नोन एज, मतलब जैसे कि मेरा नाम जतेंद्र है पर मेरा अलियस जीत है, मुझे जीत के नाम से बुलाया जाता है। तो उसी तरीके से अलियस एक चीज होती है यहाँ पर कि आपने इस नेम को कर दिया माय नेम। मुझे अपना नाम सेट करना है ना, अपने हिसाब से वेरिएबल का नाम रखना है, तो मैंने ऐसे रख दिया। और नेशनलिटी आगे डॉट लगा के अलियस दे दो इसका, ठीक है। अब अगर चेक करेंगे तो देखो अब ये नेशनलिटी या ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये नेशनलिटी चेंज हो चुका है माय नेशनलिटी में। तो ये तो काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो जीत कुमार पाकिस्तान, देखो कितना सिंपल है। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? यस। साथ जी भाई सर। आपको, चलो एक कर लेते हैं आप लोगों से। अब आप लोग बताइएगा कि ये कैसे होगा। एज क्या है आपकी साथ भाई? सर 29। ठीक है 29। चले मुझे बताएं कि मुझे सिर्फ नेम और एज निकालना है, कैसे निकालूंगा? और इनको अपने तरफ से नाम देना है। मतलब ये मैं नहीं चाह रहा कि प्रॉपर्टी के सेम प्रॉपर्टी वाला नाम हो, चेंज भी करना है, अपने हिसाब से नाम रखना है उसका वेरिएबल का। सर आप बताएं पहले कैसे इसको होगा? लेट करें, हाँ फिर आप वो निशान बनाएंगे इसके जो होते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। आगे इसके आगे क्या उनके लिखना अंदर पड़ेगा? सर नेम। अच्छा, इसके आगे आपको जो है ना ऑब्जेक्ट लिखना है, ओबीजे। ठीक है लिख दिया। अब यहाँ सर पर क्या इनके लिखूं? अंदर, जी सर, इनके अंदर आप लिखेंगे नेम ठीक है। और कॉमा ए, और आपने नेशनलिटी करना है ना, एज कर लें। हाँ एज करना है, मतलब नेशनल को छोड़ दो भले। जी जी। अब मैं चाह रहा था कि यार नाम, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका नाम मैं अपने हिसाब से रखूं, ये नेम सर ना वो रखूं। डबल डॉट लगाकर, वो क्या चीज होती है डबल डॉट लगाकर, क्या कहते हैं उसको? वो एलियस। एलियस, जी सर। ठीक है। तो अब कोई भी नाम, कोई भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। माय एज,
कंसोल डॉट लॉग, अगर नेम और एज करूंगा तो ये अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने सब चेंज कर दिया उसको ना। अब मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, क्या देना पड़ेगा? सर यहाँ पर एलियस देना पड़ेगा, एलियस, जो एलियस आपने वाला बनाया नाम हुआ देना पड़ेगा। जी। एज, अब ये चल जाएगा। सो वेल डन साथ भाई, जबरदस्त, क्या बात है। तो ये थी आपकी डीस्ट्रक्चरिंग जो कंप्लीट हो चुकी है। एरे और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग ऐसे होती है। यहाँ पर एक और चीज भी आप कर सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी आप ऐसी ढूंढ रही जो इसके अंदर है नहीं, मिसाल के तौर पे, तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो उसको। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर करूँ एसटीडी भाई कुछ भी दे दो यार, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दो आप हाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एसटीडी को लिखूं एसटीडी, तो ये काम कर जाना चाहिए। एक मिनट, ये पता नहीं क्या आ गया, which is not defined। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट को ही बंद किया हुआ है, ठीक है। तो देखो एसटीडी की वैल्यू भी आ चुकी है, हालांकि वो एसटीडी की वैल्यू एसटीडी इसके अंदर है नहीं। अगर होती तो उसकी वैल्यू लेता, अगर होती इसके अंदर एसटीडी की वैल्यू तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेता। तो ये क्या करता, ये क्या करता, जो वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दी है वो उठा लेता। इसके देने का पर्पस पता है क्या है? पर्पस ये कि आप खुदा ना खास्ता कोई वैसी वैल्यू आप दे दो जो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये अनडिफाइंड बताएगा आपको। तो उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, उसको एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। जैसे कि मैंने हाई दे दिया था। अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी वैसी नहीं होगी स्टडी के नाम की, तो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दी उसकी वो उठा लेगा। अगर होगी तो उसी ऑब्जेक्ट में से वैल्यू उठा लेगा। ये बात समझ में आई? मुझे बताओ। तो लॉ इसके अंदर अवेलेबल है, स्टडी की प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, तो ये लॉ बता रहा है। पर अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू यहां से उठा लेगा। इसको कहते हैं डिफॉल्ट। जो हम फंक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू देते थे ना, डिफॉल्ट पैरामीटर जिसको कहते हैं, ये वही चीज है डिफॉल्ट वैल्यू देना, कि अगर नहीं हो तो भाई यहां से उठा लो। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन? दाद भाई, हमजा भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट भी बता दूं आज का, तो मैं भूल जाता हूँ फिर बाद में, अभी से बता देता हूँ कि भाई आपको बनाना क्या है। भाई एक तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हो मैं आपको दिखा सकूं, ये नहीं, पोर्टफोलियो आई थिंक, लर्निंग पेज, हाँ पोर्टफोलियो लर्निंग पेज, आई थिंक यही है। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने एक नेविगेशन बार बनाया हुआ था। अच्छा हाँ, आ गया, ठीक है। तो आपको ये पूरी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसको अभी आपको करना क्या है कि इसको आपको वो भी करना है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा होगा, ठीक है। और जो भी कंटेंट होगा ना, जो होम और जो नेविगेशन लिंक्स है वो इसके अंदर नहीं चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करूं तो देखो साइड बार ये खुल के आ रहा है मेरे पास। ये आपको दिख रहा है? मुझे बताओ, ये दिख रहा है आपको? जी सर। जो भी नेविगेशन की लिंक्स है ना वो कहाँ चली गई साइड में, ये देखो। अभी तो यहाँ पर आपको दिख रही है, पर जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे तो क्या होगा कि ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। जो भी लिंक्स थी वो चली गई इसके अंदर। इसको जैसे ही क्लिक करो आप देखना साइड से एक निकल के आ जाएगा, ये देखो। ये चीज आपको बनानी है। इस पे जावास्क्रिप्ट लगेगी, और जब इस पे क्लिक करूं तो ये गायब हो जाए, इस पे क्लिक करूं तो आ जाए, इस पे क्लिक करूं तो गायब हो जाए। ठीक है, आपको ये चीज बनानी है, पूरी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसमें आपकी HTML CSS तीनों, जावास्क्रिप्ट तीनों अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से भी देख सकते हो, यूट्यूब से भी। यूट्यूब पे भी है आई थिंक ये वाला, आई थिंक नहीं, ये है यूट्यूब पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, देखो ये खुल जाए यूट्यूब, ठीक है। ये देखो, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा देखो गायब हो गया, जैसे ही क्लिक करूंगा ये खुल के आ गया। तो आपको ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है? जी सर।
और एक दूसरी चीज भी है इसके रिलेटेड, एक दूसरी चीज, दो चीज आपको बनानी है। एक तो ये हो गई और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी टाइप की है। ठीक है, देखो गिटहब पे भी आपको ऐसा दिख रहा है, मैं ये चीज चाह रहा हूँ। और एक और चीज भी है जो मैं देखो अगर मैंने बनाई हुई हो, दूसरी चीज आपको ये बनानी है, इसी से आगे आ गया। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल साइड से लग के आ रहा है, पर यहां पर देखो ये अलग से खुला डुला आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये अलग से खुला डुला आ रहा है, मतलब साइड से नहीं, ये थोड़ा अलग से, ये इसके साथ चिपक के आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। जी सर। ऐसा होना चाहिए। इस पे क्लिक करो तो क्या हो, ये खुल जाए, और कहीं और जगह पे क्लिक करो तो ये गायब हो जाए। ये देखो जैसे मैं इस पे क्लिक, बाहर, इसके बाहर क्लिक कर रहा हूँ, इसके बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये गायब हो रहा है। ठीक है, इस पे भी क्लिक करूँ तो ये गायब होना चाहिए, मतलब इस पे क्लिक करने पे आना भी चाहिए, गायब भी होना चाहिए। और क्लिक करके अगर मैंने बाहर कहीं क्लिक कर तो ये गायब हो जाना चाहिए, जो पूरा खुल के आ रहा है ना, ये पूरा गायब होना चाहिए। तो आपको ये दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। अब चाहो तो एक ही असाइनमेंट के अंदर बना लो दोनों चीजें, या तो अलग अलग बना लो, आपकी मर्जी है। मुझे ये दो चीजें चाहिए। एक तो ये देखो बिल्कुल साइड से चिपक के आ रहा है, ठीक है, ऐसे मजा लग रहा है कि मतलब यहाँ से कोने से निकल के आ रही चीज। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोने से ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको जैसे कि तो कोने से निकल के आ रहा है, पर इसको देखो ये कैसे आ रहा है, ये एक पॉपअप की तरह बना हुआ आ रहा है, लाइक दिस। ठीक हो गया, तो असाइनमेंट क्लियर है, आप लोगों को बना लोगे? जी, असाइनमेंट क्लियर है आप लोगों को? हमजा साद, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी 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 क्लियर है। जी चले ठीक है, बनाइएगा इसको। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, अरे डिस्ट्रक्चरिंग भी हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम इनहेरिटेंस पे, कि भाई व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है कि भाई खानदानी मिरास, या खानदानी क्या बोलते हैं इसको यार, इनहेरिटेंस को, कि मेरे अब्बू की दौलत अब मुझे मिल जाएगी, इसको क्या कहते हैं उर्दू में? विरासत विरासत। हाँ, विरासत, विरासत। तो अगर इनहेरिटेंस का मतलब देखें तो उसको कहते हैं विरासत, मतलब जो मेरे अब्बू का है वो सब मेरा है, जो मेरे दादा का है वो मेरे अब्बू का भी है, वो मेरा भी है। समझ में आ रही है? जो मेरे दादा का है वो मेरे अब्बू का भी उसके पास एक्सेस है, उसका एक्सेस मेरे पास भी है। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। प्रोग्रामिंग वर्ड में भी ऐसा होता है। अब ये करते क्यों? ये करते इसलिए कि भाई हमें जो है कोड डुप्लीकेशन से बचाना है, ताकि हमारा कोड डुप्लीकेट ना हो। हमारा कोड जो है वो, आपने ऐसा कोड ना बनाओ जिसके अंदर काफी सारी चीजें रिपीट हो रही हो। डुप्लीकेशन से बचने के लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर इनहेरिटेंस प्रोटोटाइप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। तो बिहाइंड द सीन वो प्रोटोटाइप का यूज करती है, बिहाइंड द सीन वो प्रोटोटाइप का यूज करती है। तो प्रोटोटाइप है क्या, वो समझने के लिए आज हमें ये देखना पड़ रहा है। और प्रोटोटाइप में सारी चीजें इनहेरिटेंस से होती है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है प्रोटोटाइप वाला चक्कर जो है। दूसरी लैंग्वेज में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊप वाला वो सिंटेक्स यूज करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट वाला। पर यहाँ पर कुछ अलग है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी स्पेशल लैंग्वेज है। यहाँ पर प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस हो रही होती है। यहाँ पर ऊप इतनी कोई मतलब वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं रखती इतनी ज्यादा। बिहाइंड द सीन ये प्रोटोटाइप भी चल रहा होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या चीज है कि जो 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 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कोई पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसके पास अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी फीचर्स का एक्सेस होगा, सारे प्रॉपर्टी, सारे मेथड का एक्सेस होगा। ठीक है, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे उसमें हम प्रोटोटाइप का भर भर के यूज कर रहे थे, आपको पता नहीं होगा पर आप यूज कर रहे हो। आप ये मैथ ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, तो ये मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? उसके प्रोटोटाइप से आ रहे हैं। आप स्ट्रिंग यूज करते हो, स्ट्रिंग के मेथड यूज करते हो, स्लाइस, स्प्लाइस, पुश, पॉप, एरे के मेथड, ये कहां से आ रहे हैं? ये एरे के प्रोटोटाइप से आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एरे एरे का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि आपको पता है बिहाइंड द सीन एरे का ऑब्जेक्ट ही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट ही कहलाती है। तो
ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड्स होते हैं। तो जब आप एरे बनाते हो उसके साथ आप उसके मेथड्स ही बनाते हो। वो मेथड्स आपको बने बनाए मिलते हैं, तो वो मेथड्स होते क्या है, उसके प्रोटोटाइप में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको थोड़ा। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ARR 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस एरे, पूरे एरे को कंसोल करूंगा मैं, console.log और ARR, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, ये सारी इसकी वैल्यूज आ गई, ये सारे इसके इंडेक्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर लेंथ की यहाँ पर एक चीज देखो, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, तो जैसे इसको खोलूंगा तो आप तो देखोगे इसके सारे मेथड्स जो हैं वो किसमें पड़े हुए हैं, उस एरे के प्रोटोटाइप के अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे मेथड देखो, कॉनकेट, जो भी मेथड्स आज तक हम यूज करते आ रहे हैं, पॉप पुश, ये देखो पॉप पुश, ठीक है, लेंथ की प्रॉपर्टी, शिफ्ट स्लाइस, ये सारे मेथड्स कहाँ पड़े हुए हैं, ये सारे मेथड्स प्रोटोटाइप के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप उसके और नीचे जाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर एक और प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, ये देखो इसके अंदर और सारी चीजें हैं। ये देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, जोन प्रॉपर्टी है, इस प्रोटोटाइप ये है। पर आप इसके नीचे जाने की कोशिश करो तो इसके नीचे आप जा नहीं सकोगे। देखो यहां तक खत्म है, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्ट से निकली हुई है, हर चीज ऑब्जेक्ट से निकली हुई है। ये देखो हर चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर इस प्रोटोटाइप से निकली हुई है। ठीक है, अब जो हम एरे यूज कर रहे हैं वो एरे किससे किससे बना हुआ है, वो इस प्रोटोटाइप से बना हुआ है। और ये एरे प्रोटोटाइप खुद कैसे किससे बना हुआ है, ये खुद इस प्रोटोटाइप से बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से। ठीक है, प्रोटोटाइप खुद में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, खुद में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, प्रोटोटाइप खुद में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो ये करता क्या है, ये हेल्प करता है हमें इनहेरिटेंस में, मतलब हमें जो है कोड डुप्लीकेशन से बचाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं भाई एरे डॉट पुश, तो आप देखोगे ये क्या करेगा, उस एरे के अंदर वो वैल्यू डाल देगा। इसको मैं बाहर कर देता हूं। ये 10th वैल्यू को क्या कर देगा, एंड में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये देखो अब 10th वैल्यू ऐड हो गई। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये इस पुश मेथड की मदद से हो रहा है, जो कि हमें इस एरे के प्रोटोटाइप के अंदर मिल रही है, पुश मेथड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एरे डॉट लिखूं करके लिखूं, तो आप देखो कितनी सारी चीजें आ रही है, सारे इसके प्रोटोटाइप से निकल के आ रही है। ठीक है, उसके अलावा आप उसके प्रोटोटाइप की चीजों को भी एक्सेस कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस अरे को देखूं यहाँ पर, ठीक है, और ये था इस एरे का प्रोटोटाइप। अब इस एरे का भी मतलब इसका भी प्रोटोटाइप के अंदर जाएंगे, तो आप इनकी चीजों को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस हैज ऑन प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूं तो कर सकता हूं, टू स्ट्रिंग को करना चाहूं तो कर सकता हूं। टू स्ट्रिंग को करके देखते हैं, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखो मेरे पास उसका एक्सेस है। वो एरे के अपने प्रोटोटाइप के अंदर नहीं है, क्या कर रहा है, अपने पेरेंट के पास जा रहा है। तो ये फायदा होता है। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अगर ये मेथड टू स्ट्रिंग इस एरे प्रोटोटाइप के अंदर है तो ठीक है, मतलब इसके अंदर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगी, वो अपने पेरेंट के भी पास भी जाएगी। अगर इसको यहां पर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करेगी, उसके भी प्रोटोटाइप के अंदर जाने की कोशिश करेगी। और ये जाती रहेगी जब तक उसको नल नहीं मिल जाती वैल्यू आखिर में, कि अब उसके आगे कोई प्रोटोटाइप, अब इसके आगे रास्ता बंद है, इसके आगे रास्ता है ही नहीं। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहां तक क्लियर हो रहा है, मुझे बताओ प्रोटोटाइप क्या है, आपको कुछ आइडिया हो रहा है अभी। जी सर। क्लास, क्योंकि आजकल प्रोटोटाइप इतना यूज होता नहीं है, हम ज्यादातर क्लास वाले सिंटेक्स को यूज करते हैं, पर बिहाइंड द सीन क्लास वाला सिंटेक्स इस प्रोटोटाइप का यूज कर रहा होता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी अच्छी खासी तो आपके लिए फायदेमंद है, आपको पता होता रहेगा कि यार बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस पे। मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन याद है आप लोगों को, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनता है साथ भाई, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन याद है, भूल गए। जो अपने अंदर
किसी और फंक्शन लेता था वो, सच्ची हाई ऑर्डर था। नहीं नहीं, वो कॉल पे फंक्शन होता है। हाँ, इसमें दिस का जो इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक न्यू है, के तो मैं एक साथ। पर्सन के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, एक फंक्शन ही होता है वो भी। ठीक है, कन्वेंशन है कि भाई इसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को लेते हैं, जैसे कि नेम और एज। ठीक है, मैंने दो वैल्यूज को ले लिया, और फिर क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, उसको हम बराबर कर देंगे इसके, दिस डॉट एज, इसको बराबर कर देंगे एज के। ठीक है, अब इसको हम कॉल करते हैं लेट। ऑब्जेक्ट बनाने तो मैं कॉन्स्ट का यूज करूंगा। अब मैं इस पर्सन कंस्ट्रक्टर से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, पर्सन वन इज इक्वल टू न्यू, आपको पता है न्यू का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन, और उसको पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा भाई जीत, और भाई एज होगी 28। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि इस कंस्ट्रक्टर से बना है। अगर मैं कंसोल करूं पर्सन वन को, तो आप देखोगे कि ये मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसके अंदर वैल्यू है नेम और जीत। उसी तरीके से एक और बना लेते हैं, पर्सन टू, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कपिल 29, और इसको भी कंसोल करा लेते हैं पर्सन टू। ठीक है, तो इनके बाद अपनी अपनी सारी चीजें आ रही है। ठीक है, नेम और एज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सटेंसिवली, इसको कवर कर चुका हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, दिस डॉट गेट फुल नेम, गेट फुल नेम। ठीक है, फंक्शन इसको बना देते हैं, और फंक्शन इसको असाइन करूंगा, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस डॉट नेम, और अगर मैं यहाँ लिखूं भाई पर्सन डॉट गेट फुल नेम, उसको कॉल करें तो होपफुली मुझे ये देखो जीत कुमार मिल गया। ठीक है, और कपिल के साथ करूंगा तो उसका भी मुझे फुल नेम मिल जाएगा। ठीक है, दिस जीत और कपिल आ गए। यहाँ तक तो क्लियर है ना, मुझे बताओ यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तो मैं बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर चुका हूँ, तो जी। ये इसमें तो मसला होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर मसला पता है क्या है, यहाँ हो रही कोड की डुप्लीकेशन। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने किया पर्सन वन और पर्सन टू। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा कि गेट फुल नेम का जो फंक्शन है ना, वो अगर आप देखोगे वो दोनों में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन के अंदर है क्या, ये दिस डॉट नेम को रिटर्न कर रहा है, और दिस आपको पता है कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू लेता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स को कॉल करता है वो उसी की वैल्यू उठा लेता है। तो अगर इसको हम सेपरेटली बना दे तो वो बेहतर नहीं होगा, ताकि ये जो है ना मेमोरी में हमारी मेमोरी स्पेस ना खाए। अभी क्या हो रहा है, ये हमारी मेमोरी स्पेस को खा रहा है। गेट फुल नेम जो है ना, ये फंक्शन कपिल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ रहा है, जीत वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोड देखो सेम लिखा हुआ है, कोड देखो वही लिखा हुआ है। ये एज और नेम की वैल्यू तो भाई अलग अलग है, इसलिए हमें तो वो तो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर देनी ही देनी है। पर गेट फुल नेम तो भाई सेम सेम ही लिखा हुआ है ना, देखो दिस डॉट नेम। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज हमने किया ही नहीं है, तो उसको अलग रखें तो तभी बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके प्रोटोटाइप में डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इसके प्रोटोटाइप में डाल देते हैं। हम डायरेक्टली, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कभी फंक्शन बनता ही नहीं है, ये मना किया जाता है। इसको आप क्या करो, यहां से हटा के आप क्या करो, इसके प्रोटोटाइप में डाल दो। तो कैसे करेंगे, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, आप ऐसा लिखोगे, और फिर उस फंक्शन का नाम दे दोगे। तो फंक्शन का नाम क्या था, गेट फुल नेम, गेट फुल नेम, और यहां पर आप इस फंक्शन को असाइन कर दोगे। ठीक है, और रिटर्न दिस डॉट नेम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देखोगे आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं है। देखो कब जी तो कब आप, अब आप देखो कि वो फंक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब देखो वो फंक्शन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा,
ठीक है। अगर इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा तब जाके मुझे देगा। आप देखो इसके प्रोटोटाइप को खोलता हूँ अभी मैं इसके प्रोटोटाइप को खोलता हूँ। जैसे प्रोटोटाइप खोला, ये देखो गेट फुल नेम मुझे मिल गया। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है? इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ये कंस्ट्रक्टर, ये जो हमारा है ना, ये फंक्शन ही है। तो ये देखो गेट फुल नेम यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर दोबारा समझ आए, नहीं समझ आया। क्या चीज समझ में नहीं आई? यही ये कैसे गुड गेट फुल नेम आया? ये प्रोटोटाइप में डाल दिया ना मैंने, इसके प्रोटोटाइप के अंदर डाल दिया मैंने अभी। ये पर्सन डॉट प्रोटोटाइप करके हर हर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास ये प्रॉपर्टी होती है। हर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास ये प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट आपको पता है इस पर्सन कंस्ट्रक्टर से ही बनने हैं। तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा। जो जो ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा ना, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 जितने भी बनाता जाऊंगा, अब मुझे अलग से मतलब यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है। इस तरीके से मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी, ये देखो ये गेट फुल ने भाई जीत वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ रहा है, कपिल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। हमजा भाई बात समझ में आ रही है? जी। हेलो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि भाई इसके प्रोटोटाइप के अंदर डाल दो। आप क्या करो, इसके प्रोटोटाइप के अंदर डाल दो। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा तो क्या होगा, उसके प्रोटोटाइप से वो कर लेगा। तो देखो ये पर्सन 1 भी इसको यूज करा, मैं पर्सन 3 भी बनाऊं ना, पर्सन 3 भी अगर बनाऊं, तो उसके पास भी इस गेट फुल नेम का एक्सेस होगा। अब ये यासिर नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया पर्सन 3। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर उसको, तो ये देखो यासिर। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन ओपन करूं तो उसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो देखो गेट फुल नेम यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो ये कोड डुप्लीकेशन और मेमोरी वेस्टेज से हमें बचाता है प्रोटोटाइप जो है। अब समझ में आया? इसको रिपीट करने की जरूरत है? और सर ये नॉर्मल फंक्शन से भी बन सकता है अगर नॉर्मल बनाना चाहें? फंक्शन मतलब मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे ये आपने जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस्तेमाल किया है जो भी, तो हम एक नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, न्यू वाला नहीं, नॉर्मल जो हम बनाते हैं आम। नहीं कर सकते ना, उसमें दिस दिस काम ही नहीं करेगा आपका। हाँ सही। ओके। दिस काम नहीं करेगा आपका। न्यू न्यू, ये न्यू का कीवर्ड ही दिस की वैल्यू डिसाइड करता है ना। नहीं, जो हम रेगुलर बनाते हैं फंक्शन। मतलब नहीं, उसको आप नहीं कर सकते ऐसे। नहीं मतलब अटैच तो कर सकते हो, पर दिस वाली चीज यूज नहीं कर सकते। आपको फिर भी उसको प्रोटोटाइप के अंदर यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके सारे ऑब्जेक्ट के पास इस फंक्शन का एक्सेस हो, तो आप क्या करो, उसके प्रोटोटाइप में ऐड कर दो। तो क्या होगा कि भाई अगर गेट फुल नेम का जो फंक्शन है, मेथड है, वो अगर इन ऑब्जेक्ट के पास खुद के पास होगा तो वो खुद का एक्सेस कर लेंगे, वरना वो अपने पेरेंट के पास जाएंगे, मतलब अपने प्रोटोटाइप के पास जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे बताओ। ठीक है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्ट माय मेथड्स। ठीक है, मैं एक माय मेथड्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं फंक्शन रखूंगा रनिंग। आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर आप डायरेक्टली ऐसे फंक्शन बना सकते हो, ये 6 का तरीका है। और रिटर्न करा देता हूँ मैं, आई आई एम रनिंग। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ टॉकिंग आई आई एम टॉकिंग। कॉमन लगाया, सॉरी। ठीक है, तो 2 मैंने मेथड बना लिया। अब ये क्यों बनाए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने मेथड्स क्यों बनाया है। इसको मैं पहले बंद करता हूँ, प्रॉब्लम को देखते हैं। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर जीत। ऑब्जेक्ट लिटरल के सिंटेक्स से बनाऊंगा, एक हमजा के नाम से बनाऊंगा, और एक साथ के नाम से बनाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ,
इन दोनों फंक्शन को दोनों में ऐड कर देता हूँ, तीनों में ऐड कर देता हूँ। देखो कोड डुप्लीकेशन हो रही है हमारी यहाँ पर, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं तीनों को, तो आप देखोगे कोड की कितनी ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही है। जीत, साद, हमजा। ठीक है, तो ये देखो तीनों में रनिंग टॉकिंग रनिंग टॉकिंग रनिंग टॉकिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है? मैंने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तीनों के अंदर सेम टू सेम फंक्शन दे दिए। ठीक है, बताओ मुझे समझ में आ रहा है यहां तक? जी। ठीक है, जी पर सर। आप देखो इसमें हो क्या रहा है, कोड की कितनी ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही है। अगर आपका फोर सपोज काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर लाखों लाइनें हो, तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट तो नहीं करते रहोगे ना। और उसमें नुकसान ये है कि भाई आपको, दूसरा नुकसान ये है कि भाई कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आपको सारी जगहों पे उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप इसको एक अलग जगह पे लिख के रख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रख लिया अलग जगह पे। ठीक है, फिर क्या करो, यहाँ से चीजों को हटाओ, यहाँ से इन चीजों को हटाओ। ठीक है, इनको हटाओ यहाँ से, यहाँ से हटा दो। और अब क्या करो, एक प्रॉपर्टी हमारे अंदर आती है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो मिलती है, जिसको कहते हैं प्रोटो, टेंडर प्रोटो उसको कहते हैं, लाइक दिस। ये भी प्रोटोटाइप की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, और उस प्रोटो को बराबर कर दो, मतलब उसकी जो वैल्यू है बराबर कर दो किसके, इस ऑब्जेक्ट के, माय मेथड्स वाले ऑब्जेक्ट के, माय मेथड्स। ठीक है, बस आपको इतना करना, आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो भाई खाली पड़े हुए हैं, अब ये तीनों ऑब्जेक्ट खाली पड़े हुए हैं, पर खाली नहीं है। अब अगर इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा ना, आप देखोगे, ये देखो दोनों फंक्शन मुझे मिल गए। अगर मैं इसके प्रोटोटाइप में जाऊं तो देखो वही दोनों फंक्शन मुझे मिल रहे हैं। और तीसरे ऑब्जेक्ट के भी प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो वहां पर भी मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक ऑफ द प्रोटोटाइप। देखो इसके अंदर भी जाऊंगा तो देखो रनिंग टॉकिंग मुझे इसके प्रोटोटाइप भी मिल रहे हैं। तो ये तीनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मेरे को हर ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड डुप्लीकेशन से बचाती है। अगर मुझे, अगर अब अपडेट करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक जगह पे अपडेट करूंगा, मैं सिर्फ एक जगह पे अपडेट करूंगा, सारी जगहों पे अपडेट हो जाएगा। ये देखो यहां पर भी अपडेट हो गया। अगर मैं इसको कॉल करूंगा, तो अगर मैं इसको कॉल कराऊं तीनों से, console.log जीत डॉट टॉक, क्या था, रनिंग था ना, तो कॉल करो, स्टार्ट डॉट रनिंग, हमजा डॉट रनिंग। ये देखो आई एम रनिंग, तीनों का जगह पे चेंज हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं अभी, आई एम रनिंग फास्ट। तो देखो तीनों जगह पे चेंज हो जाएगा। ये देखो तीनों जगह पे चेंज हो गया। तो इसका ये भी फायदा है कि आपने अलग जगह पे रख लिया। और उसके प्रोटोटाइप को हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को ये वाला प्रोटोटाइप दे दिया, ये वाला, इसको प्रोटोटाइप किसका दे दिया, इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप दे दिया, इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप दे दिया। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, वो जीत इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, आपने ये भी यूज किया होगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहां पर आप क्या करो, माय मेथड्स। अब ये सेम वाला काम, यही वाला काम ये जो काम है ना प्रोटोटाइप वाला, आपने एक लाइन से भी कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ जीत 1, इसको जीत 2 दे देता हूँ। ठीक है, और जीत 1 जीत 2, और यहाँ पर जीत 1 जीत 2। तो अगर देखोगे तो ये देखो बिल्कुल परफेक्टली परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा।
ठीक है, समझ में आया मुझे बताओ। तो दिस इज द पावर ऑफ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि भैया आप सारी चीजों को शेयर कर रहे होते हो हर ऑब्जेक्ट के साथ। अगर उसको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज ना मिली तो क्या करेगा, अपने पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अगर उसको वहां भी नहीं मिली तो अपने पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अगर उसको वहां भी नहीं मिली तो उसको अपने पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, पर वो ढूंढ के रहेगा। आपने देखा होगा डोम के अंदर हम काफी मेथड्स ऐसे यूज कर रहे थे जो उसके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं थे, उस एलिमेंट के अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं थे। जैसे कि क्रिएट एलिमेंट का एक मेथड था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और div इज इक्वल टू, अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता है। क्रिएट एलिमेंट हम एक मेथड यूज कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे उस डॉक्यूमेंट को, अगर मैं खोल के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग करूं सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, ये रहा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो क्रिएट एलिमेंट मुझे कहीं नहीं दिख रहा। क्रिएट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, देखो क्रिएट एलिमेंट मुझे इसके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिल रहा, ये देखो कहीं भी नहीं है। तो वो मुझे कहाँ मिल रहा था, उसके प्रोटोटाइप के अंदर मिल रहा था। मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट ढूंढती रहेगा, अगर उसके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं तो उसके अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है ये HTML डॉक्यूमेंट, तो जहां ढूंढेगा कि भाई ये वाला मेथड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्रिएट एलिमेंट यहाँ पर भी नहीं, देखो ये सी से शुरू हुई, क्रिएट एलिमेंट आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। मतलब डी शुरू हो गया तो खत्म है सी। अब आपको इसकी भी पेरेंट एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। पेरेंट, इसका पेरेंट है डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब HTML डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट का भाई पेरेंट था HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का पेरेंट भी कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसके प्रोटोटाइप में भी हम जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे मिल जाना चाहिए यहाँ पर क्रिएट, ये रहा क्रिएट एलिमेंट। ये दिख रहा है आपको क्रिएट एलिमेंट, साथ भाई हमजा भाई, ये दिख रहा है आपको? जी जी सर। ये देखो, मतलब पेरेंट के प्रोटोटाइप में जाएगा, अगर वहां नहीं मिलेगा तो उसके पेरेंट में, अगर यहाँ पे नहीं मिलता ना तो वो और नीचे जाता। ये देखो इसकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ये देखो। इसके बाद डॉक्यूमेंट का भी एक पेरेंट प्रोटोटाइप, इसको कहते हैं नोड। अब इसको खोलते हैं, इसके प्रोटोटाइप में देखते हैं, तो ये इवेंट टारगेट नाम का कोई प्रोटोटाइप, इसको भी ओपन करते हैं। मतलब प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप चलता रहेगा सिलसिला। ये देखो लास्ट में जाके सबका पेरेंट प्रोटोटाइप, सबसे जो मेन प्रोटोटाइप होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, ये रहा। इसका कोई भी पेरेंट प्रोटोटाइप नहीं है। यहां तक आके कहानी खत्म है। ये देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है। सबका जो माई बाप है वो है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, सबका माई बाप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है। हाँ समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप चेन। जो टॉपिक है ना प्रोटोटाइप चेन, इसी को कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। मतलब प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप, अगर उसको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चीज नाम ली, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैंने कंसोल किया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट का मेथड नहीं है, पर मैं डायरेक्टली इसको देखो यूज कर पा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रिएट एलिमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का अपना मेथड है। पर अगर आप यहाँ पर देखो उसके, इस बेचारे के पास तो वो एलिमेंट, वो मेथड ही नहीं है क्रिएट एलिमेंट। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला है कि भाई तू इसको छोड़, तू बस यूज कर, प्रोटोटाइप में खुद हैंडल कर लूंगा। जावास्क्रिप्ट ये खुद से हैंडल करती है। तो उसको अगर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चीज नहीं मिलती तो वो क्या करती है, उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास जाती है। अगर उसको वहां भी नहीं मिली तो उसके पेरेंट के ऑब्जेक्ट में जाएगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, एक पेरेंट, अब मैं क्या करता हूं, प्रोटोटाइप चेन बनाते हैं, ठीक है। अपनी खुद की प्रोटोटाइप चेन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को मैं नाम, एक नेम की प्रॉपर्टी देता हूँ, जीत, लास्ट नेम मार, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेट ओबीजे, लेट OBJ2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसके प्रोटोटाइप को किसके साथ सेट कर दिया,
मैंने इसको अपना पेरेंट मान लिया, ऐसा समझे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोटो, और उसको वैल्यू असाइन कर दूंगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा कि ये इस वाले प्रोटोटाइप को अपना पेरेंट मान लेगा। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट obj3, उसको नेम की प्रॉपर्टी देता हूं, इसको मैं लास्ट नेम दे देता हूं, और इसको भी मैं फर्स्ट नेम दे देता हूं। तो थोड़ा डिफरेंट देते हैं इसको, और यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं प्रोटोटाइप दे देता हूँ, इसका पेरेंट में बना देता हूँ ऑब्जेक्ट obj2 को, सॉरी प्रोटो, टेंडर प्रोटो बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, इसको कहते हैं टेंडर प्रोटो, obj2 के साथ सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम प्रोटोटाइप चेन देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, console.log करूंगा, और मैं देखना चाह रहा हूं उसको obj3 से मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं इस वैल्यू को, जीत को। ठीक है, तो obj3 डॉट फर्स्ट नेम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि आप देखो obj3 के अंदर फर्स्ट नेम है ही नहीं। हमजा भाई, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे? सर obj3 के अंदर ये फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। जी हाँ, ये obj2 वाली मिलेगी। कौन सी, ये जीत मिलेगी, जतन मिलेगी, या एरर आएगा? ये तन के क्या नाम लिखा हुआ है? जी ठीक है, साथ भाई आप क्या कहते हो, सर जीत ये मिलेगी, जतेंद्र मिलेगी, या एरर मिलेगा? सर ये 2 को लेगा, जतेंद्र को लेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो, ये मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ ये, एक मिनट के लिए, ये फालतू के आ रहे। तो आपने देखा कि ये जतेंद्र की वैल्यू को ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि सबसे पहले ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 3 अपने पास देखेगा क्या फर्स्ट नेम की वैल्यू उसके पास है। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट के पास जाएगा, इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट 2 है, उसको यहां पर मिल गया, यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर जतेंद्र दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो फिर आउटपुट क्या आता? हाँ भाई, तो आउटपुट क्या फिर आता? जीत जीत फिर जीत आता। फिर सर तो क्या जीत करता, आएगा। अपने पेरेंट के पास जाते को जीत आ गया। सो ऐसे वर्क करती है। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी डाल देता हूँ, यहां पर मैं डाल देता हूँ कास्ट। अगर मैं यहां पर कर देता हूँ कास्ट, अब बताएं आप क्या आउटपुट आएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ कास्ट के अंदर, ये मैं इस वाले को अभी एक कास्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट से कास्ट वाली प्रॉपर्टी को, जो कि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर है। तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, आपका माइंड क्या कहता है, इसका आउटपुट सर क्या आएगा? एरर, अ, मे बी एरर। एरर आएगा? नहीं सर, ये पहले पहले 1 मतलब में जाएगा, फिर वो 2 में जाएगा, और फिर 3 से उसको निकालेगा वो। मतलब इसका आप कह रहे हो कि इसका आउटपुट लोहाना आएगा, जी सर। और इसका मैंने आउटपुट अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड वही। क्योंकि मैंने चेन जो है वो बॉटम टू टॉप वर्क करती है, टॉप टू बॉटम वर्क नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? पेरेंट अपने चाइल्ड की चीजों को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट थोड़ी इनहेरिट करता है। इनहेरिट कौन करता है, बच्चे करते हैं। विरासत किसको मिलती है? क्या बच्चों से विरासत पेरेंट्स में जाती है? नहीं ना, ऐसे नहीं थोड़ी सर। होता है। तो ये तो फादर है सबका, ये सबका मेन पेरेंट है। तो ये कैसे अपने बच्चों की चीजों को ले सकता है? तो इसलिए यहां पर दे रहा है। ना ही अगर obj2 के साथ करूं तो क्या होगा, मुझे बताओ, obj2 के साथ करूं तो क्या होगा? सर वो भी नहीं हाँ भाई, लेगा सर, वो फिर वो उसको नहीं अनडिफाइंड ले कर देगा। सकेगा। वो भी नहीं अनडिफाइंड है। ले क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि ये भी तो इसका पेरेंट है ना, obj3 का। क्योंकि obj2 के पास तो वो प्रॉपर्टी है नहीं कास्ट की, ना ही उसके पेरेंट के पास है, तो उसके अपने पेरेंट के पास भी ढूंढी, उसके पास भी नहीं है।
अब ये obj2 अपने इसके पेरेंट के पास भी जाएगा, तो इसका पेरेंट कौन है? obj का पेरेंट कौन है? इस obj का पेरेंट कौन है आपके हिसाब से? कौन है इसका पेरेंट? मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस obj का भी तो कोई पेरेंट होगा ना। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग obj, तो इसका पेरेंट वही सबसे टॉप ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये रहा, ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन ऑब्जेक्ट होता है। विंडो विंडो पे होता है ये? नहीं, विंडो नहीं है, विंडो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है सिर्फ। ऑब्जेक्ट obj कैपिटल हो है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। देखो, नल है, नल वैल्यू मिलेगी अगर इसका आप प्रोटोटाइप ढूंढने की कोशिश करोगे ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूं टेंडर टेंडर प्रोटो टेंडर मतलब ये टेंडर, ग्लोबल, मतलब ये ग्लोबल ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ही आ रहे हैं ना? तो ये देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट उसका, ये उसका प्रोटोटाइप आ गया। ठीक है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट का पेरेंट आ गया। अब इस पेरेंट के पेरेंट को देखते तो हम सेम टू सेम लगाएंगे, प्रोटो टेंडर टेंडर। तो ये मेरे ख्याल से नल देना चाहिए इसको। ये देखो नल आ गया, देख रहे हैं नल? नल क्यों दे रहे कि भाई उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नल मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। नल का लिटरली मतलब यही, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट OBJECT, हर चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर उसी ऑब्जेक्ट से निकली हुई है। आपको प्रूफ देता हूं अभी मैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो अरे हो, एवरीथिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str, सॉरी str, ठीक है, इसको क्या कंसोल। तो ये मुझे इसको एज ऑब्जेक्ट देखना है, तो कैसे देखूंगा? एज ऑब्जेक्ट देखना है साथ भाई, मैंने इस स्ट्रिंग को एज ऑब्जेक्ट देखना है, तो कैसे देखूं? सर अभी मुझे आप एज स्ट्रिंग कंसोल दिख रही डॉट dir करेंगे। है। दिया यार, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो भाई क्या हो गया इसको? यार ये वर्क क्यों नहीं कर रही? कंसोल डॉट dir यार लिखा है मैंने, क्या मसला है? यार ये क्या इशू है भाई? ये मुझे एज ऑब्जेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा है? इसको एज स्ट्रिंग ही शो कर रहा है। मैं क्या काम करता हूँ, इसको इसके कंस्ट्रक्टर से बनाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं अजीब ही चल रहा है ये। हाँ ये देखो आ गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई। अब इसका प्रोटोटाइप क्या है? ये स्ट्रिंग है। इसका प्रोटोटाइप क्या है? ये स्ट्रिंग है। इस पे जाऊंगा, ठीक है, तो स्ट्रिंग के मेथड्स मिल गए मुझे जो हम यूज करते हैं, कैरेट, कॉनकेट, एंड्स विथ, ये सारे फॉन्ट साइज, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सारे हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, टू अपर केस, टू लोअर केस, सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर अगर आप इसका भी प्रोटोटाइप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है। देखो, ये देखो, इसके आगे कुछ भी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखना चाहो उसके प्रोटोटाइप को, str डॉट डैश डैश प्रोटो डैश डैश, तो ये देखो स्ट्रिंग उसका आ गया। अगर इसका भी, अब इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोटोटाइप का भी प्रोटोटाइप देखना है, तो वही सेम डॉट करके प्रोटो डैश डैश, ठीक है। अब इसका इसका भी देखना है तो डॉट डॉट कर लो। अब ये नल बताएगा क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ये देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, अरे console.log arr, ठीक हो गया। ये देखो इसका प्रोटोटाइप क्या है? अरे खुद है, ठीक है। तो इसका प्रोटोटाइप देखो वही ऑब्जेक्ट है। अब फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन को भी देख लेते हैं भाई। और फंक्शन, console.dir करूंगा ताकि इसको एज अ फंक्शन देख सकूं मैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट देख सकूं। जीत, तो ये देखो, ठीक है। तो इसके प्रोटोटाइप में देखो तो ये खाली ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर इसको ओपन करूंगा मैं, और ये देखो इसका भी प्रोटोटाइप क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये देखो हर चीज कहाँ पे आके खत्म हो रही है साथ भाई? कहाँ पे आके एंड हो रही है इसकी चेन प्रोटोटाइप की? सर ऑब्जेक्ट पर।
ऑब्जेक्ट पर, OBJ वाला जो है ना ऑब्जेक्ट, तो वहां जाके खत्म हो रही है। तो अगर आप चाह रहे हो कोई ऐसी चीज, अब ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं, फाइनल काम है, इसके बाद फिर खत्म करते हैं। अब अभी आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और str, कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको सही लिख देता हूँ ताकि हम इसको काउंट भी कर सके खुद से भी चीज, ठीक है। 4 लफ्जों की एक स्ट्रिंग लिख दी है, मैं कर रहा हूँ console.log str.length, क्या आउटपुट आना चाहिए? 4 आएगा, बिल्कुल। ये देखो 4 आ गया, इसकी लेंथ 4 है, आपको पता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर स्पेस दे दूं तो इसकी लेंथ बिगड़ जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ यार कोई ऐसा मेथड हो जो ये सारे स्पेसिस को खत्म कर दे, उसके बाद उसकी लेंथ बनाए। ट्रिम तो एक ट्रिम कस्टम फंक्शन बनाते हैं हम, कस्टम फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। फंक्शन परफेक्ट लेंथ के नाम से, मतलब मुझे सही लेंथ चाहिए ना, भले स्पेसिस आ जाए, यूजर तो कुछ भी दे सकता है ना, यूजर के ऊपर है भाई, यूजर तो कुछ भी दे सकता है, और उसको हम str पास कर देंगे, और मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न str.trim, ठीक है, मेरा काम हो गया। यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, परफेक्ट ट्रिम, इसके बाद डॉट लेंथ भी करना है ना, pth, ठीक है, परफेक्ट लेंथ। अब अगर देखूंगा तो ये मुझे 4 ही बताएगा। परफेक्ट नॉट अ फंक्शन, वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट परफेक्ट, सर ये str आपने बीच में दे दिया ना पैरामीटर। हाँ हाँ, वो पता है क्यों, मसला पता है क्या आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये str के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, ये इसके प्रोटोटाइप के अंदर नहीं, तो कैसे करेगा? ये तो भाई अपने अंदर ही जो ढूंढता है ना, अपने पहले अपने ऑब्जेक्ट के, ये स्ट्रिंग क्या एक ऑब्जेक्ट है ना, मैं भी भूल गया था, स्ट्रिंग क्या ऑब्जेक्ट है, वो अपने प्रोटोटाइप में देखेगा क्या ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, अपने पेरेंट के पास जाएगा, वहां पर भी नहीं होगा, तो इसलिए हमें ये बता रहा है कि ये कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई इसके अंदर, ठीक है। तो उसको हमें सबसे पहले उसके प्रोटोटाइप में डालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसका प्रोटोटाइप क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम बता रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डॉट, आप क्या करो, उस फंक्शन को यहां पर ऐसे ऐड कर दो, परफेक्ट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू, इस फंक्शन को यहां से कॉपी करो, कट करो भाई यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस इसका नाम यहाँ से हटा दो क्योंकि नाम ने आपने वहां पर दे दिया है अभी ना, अनोनिमस फंक्शन बनाना है। अभी देखो क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर वो str पास, str तो लगी भी है, ठीक है। रीड प्रॉपर्टीज वन डिफाइंड ट्रिम, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा दिस, ये str को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दिस क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट की उठा लेगा वो चीज। तो ये देखो 4 मिल गया मुझे। दिस कैसे काम करेगा आपको पता ही है कि भाई दिस जो ऑब्जेक्ट्स को कॉल करता है, दिस उसकी प्रॉपर्टी रखता है, तो इस सूरत पे अभी ऑब्जेक्ट है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो str डॉट परफेक्ट लेंथ, तो दिस की मतलब str जाएगा इसके अंदर, ठीक है, उस पर ट्रिम चलेगा, फिर उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस str को देखना चाहूँ कंसोल डॉट टर करके, और str लिखूं यहाँ पर, ये फिर वही मसला कर रहा है, स्ट्रिंग, यार, ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीजें नहीं है, मैं इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा, तो देखो ये परफेक्ट लेंथ मुझे यहाँ मिल गया, ये देखो। अब मैंने क्या किया, इसके प्रोटोटाइप के अंदर वो फंक्शन को डाल दिया, इसके प्रोटोटाइप में और भी चीजें हैं, जैसे एंकर है, एट है, बिग है, ब्लिंक है, आप इनको भी चेंज कर सकते हो, पर आपको करना नहीं है, ये गलती आप नहीं करना। आप ये जो वैल्यूज है इनको चेंज कर सकते हो, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है एक फंक्शन आता है हमारे पास, प्रोटोटाइप डॉट लेंथ, प्रॉपर्टी आती है लेंथ की, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, उस लेंथ की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, आई एम जीत। अब कोई भी इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो हमेशा उसको आई एम जीत मिलता रहेगा। अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ
str.length। तो देखो क्या होता है, 9 बता रहा है, लेंथ इस पे काम नहीं किया उसने, प्रोटोटाइप डॉट लेंथ। हाँ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? एक काम करते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड को चेंज करते हैं। इसका एक इंडेक्स ऑफ मेथड आता है, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, इंडेक्स ऑफ कर लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया इंडेक्स ऑफ। अभी आप देखो कि इसका आउटपुट आएगा आई एम जीत। ये देखो आई एम जीत। ये क्या था, फंक्शन था, मैंने इस फंक्शन को एक स्ट्रिंग बना दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इसके प्रोटोटाइप को चेंज नहीं करना भाई। कंसोल डॉट लॉग, अगर आप कंसोल भी करके दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे कि उसके प्रोटोटाइप में उसका फंक्शन जो टू फिक्स पहले एक फंक्शन था वो प्रॉपर्टी बन चुका है। ये देखो इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा, ओ ये इंडेक्स ऑफ आपको ये रहा है, देखो इंडेक्स ऑफ पहले फंक्शन था, इसकी तरह एक फंक्शन बना हुआ था, पर देखो मैंने चेंज कर दिया उसको। तो आप कोई भी चीज यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मैच हो, नॉर्मलाइज, कुछ भी। आप ये ट्रिम को भी चेंज कर सकते हो। ट्रिम को मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। इस ट्रिम को भी चेंज करते हैं, ठीक है। ट्रिम क्या था, एक पहले फंक्शन था, वो क्या करता था, फालतू स्पेसेस को रिमूव करता था। अब ये भी बेचारा गया काम से। मैंने क्या किया, लिख दिया ट्रिम। तो ये देखो ट्रिम इज नॉट अ फंक्शन। देख रहे हो, ट्रिम बोल रहे हैं, क्योंकि अब मैंने ट्रिम को चेंज कर दिया ना यहाँ पर। ये देखो, ये बोला ट्रिम कोई फंक्शन ही नहीं है। तो देखो कितने कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। आपने अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी ट्रिम का यूज किया होगा, तो अब ट्रिम का तो मतलब ही चेंज हो गया। तो ये आपको काम नहीं करना है, आप ये करते फिर रहे हो, ये गलत बात है। मुझे बताओ समझ में आया आप लोगों को? प्रोटोटाइप चेन, प्रोटोटाइप क्या है, इसको आप घर पे खुद से भी देखिएगा, ठीक है। प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी हमने देख ली, प्रोटोटाइप का पर्पस क्या होता है वो भी देख लिया। अब प्रोटोटाइप वर्सेस प्रोटोटो, ठीक है। प्रोटोटाइप वर्सेस प्रोटो, मतलब प्रोटोटाइप क्या चीज है और प्रोटो क्या चीज है, क्या ये दोनों सेम है? ये तो बिल्कुल सेम। मैंने क्या बोला था, ये दोनों अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, आप इसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, आप उसके साथ यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे इसको करो बंद, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और आप इसके साथ ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। डॉट जीत नाम का एक फंक्शन उसके अंदर दे रहे हो, ठीक है। हाँ, फंक्शन देना था मुझे, फंक्शन रिटर्न है। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ आप पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट देखो, कांट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, कि भाई ये प्रोटोटाइप क्या चीज है, इसको नहीं पता प्रोटोटाइप क्या चीज है। पर ये सेम चीज आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ कर सकते हो। अब जैसे कि स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, या ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं जो टॉप लेवल है हमारा, और उसके प्रोटोटाइप में मैं क्या करता हूं, इसी चीज को मैं कर देता हूं सेव, तो ये एक्सेसिबल हो जाएगी। इसको कर देता हूं बंद। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और obj2, obj2, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। आपको पता है ये भी ऑब्जेक्ट कहां से प्रॉपर्टीज को उठाएगा, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज उठाएगा, अगर उसके बाद अपनी चीज नहीं होगी तो। अब ये जीत का फंक्शन इसके अंदर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर obj2 डॉट जीत कॉल करूंगा। अब रिटर्न कर रहा है तो इसको कंसोल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखोगे आप कि ये वर्क कर रहा है। ये है कहां से आ रहा है, अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ये जीत का फंक्शन कहां से आ रहा है, ये अपने प्रोटोटाइप से लेके आ रहा है। तो ये जो प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी भाई ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ काम करती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करेगी। पर जो जो प्रोटो है ना, प्रोटो ये हर ऑब्जेक्ट के पास इसका एक्सेस होता है, ठीक है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं आपको दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने किया ओबीजे डॉट प्रोटो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, तो आप देखोगे दो ये क्या मुझे देगा आंसर। आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए इसका, क्या ये दोनों सेम है?
ट्रू। ट्रू आएगा बिल्कुल। ये दोनों सेम चीज है। मैंने क्या बोला, ये देखो ट्रू आ गया। क्यों सेम चीज है? क्योंकि वो दोनों ही एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कंसोल कराता हूँ इसको भी और इसको भी, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को। तो आप देखोगे कि भाई ये दोनों सेम चीजें, देखो दोनों सेम चीजें, कोई फर्क नहीं है, इसलिए हमें वो ट्रू दे रहा है। पर ऑब्जेक्ट के साथ आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास उसका एक्सेस होता है। और ये प्रोटो, इसका इसके पास, ये जो प्रोटो ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये फर्क था प्रोटोटाइप और प्रोटो में। दोनों सेम ही चीज है, पर बस यूज करने का फर्क है, आप इसको किसके साथ यूज कर रहे हो। अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसके साथ आप प्रोटोटाइप का यूज कर सकते हो। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपको टेंडर प्रोटो यूज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं टेंडर प्रोटो, इसका नाम टेंडर प्रोटो है। मुझे बताओ, बात समझ में आई? सर एक क्वेश्चन है, ये प्रोटोटाइप बनाने का मकसद क्या है, मतलब कि हम किसी भी जगह इसको बार बार फंक्शन को यूज़ कर सकें। प्रोटोटाइप का मकसद ये है कि कोड की डुप्लीकेशन से आपको बचाता है, ठीक है। कोड की डुप्लीकेशन मैंने आपको ऊपर करके दिखाया कि कोड की डुप्लीकेशन को कैसे रोकता है ये। और आपने एक जगह पे फंक्शन को बना के रख लिया। अब जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे ना उस कंस्ट्रक्टर से, सबके पास उसका एक्सेस होगा। जैसे कि मैंने ये जीत का जो फंक्शन बनाया ना, वो मैंने डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के साथ को अटैच कर दिया है। अब कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे का ऑब्जेक्ट हो, तो उसके पास जीत फंक्शन का एक्सेस होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कंसोल बना देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग। हेलो, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, मतलब ये कह रहा है मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। ये वाला जो फंक्शन है जीत का, ये आपको स्ट्रिंग के साथ भी मिलेगा, अरे के साथ भी मिलेगा, वो हर किसी के साथ आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ऊपर ट्रिम का फंक्शन बनाया था आप, वो ट्रिम का हर जगह स्ट्रिंग स्ट्रिंग का के साथ फंक्शन यूज़ कर सिर्फ सकते। स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करेगा जी। वो हर किसी के साथ एक्सेसिबल नहीं है। वो भी दिखाता हूँ मतलब मैं आपको। अगर मैंने जिसकी। स्ट्रिंग बनाया यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट, यहाँ पर कुमार। अब ये कुमार का जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही अवेलेबल होगा। कंसोल डॉट लो, आई एम विथ स्ट्रिंग ओनली। अब कोई भी स्ट्रिंग बनेगी ना, वो उसके साथ एक्सेस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि सर स्ट्रिंग का जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम उसको ट्रिम वाला यूज़ कर सकेंगे। हाँ, ठीक है। अब मैं str डॉट कुमार करूंगा तो ये मुझे एक्सेस हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे पास, आई एम विथ स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, ये देखो, आई एम स्ट्रिंग ओनली। अब यही चीज को मैं एक एरे बनाता हूँ, और अरे इक्वल टू, ठीक है, और अरे डॉट कुमार करके देखता हूँ, तो देखते क्या आउटपुट होता है। तो ये बोलेगा कुमार इज नॉट अ फंक्शन। ये देखो, कुमार इज नॉट, क्योंकि अरे के साथ ये एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये भाई भाई अपनी चीजों को एक्सचेंज नहीं करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। स्ट्रिंग और अरे दोनों भाई भाई, ऐसा समझे आप। पर आप str डॉट जीत कर सकते हो, क्योंकि वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आप वो एरे के साथ भी कर सकते हो, तो ये फायदा होता है। ये देखो, यहाँ एरा कुमार को मैंने बंद करना पड़ेगा। ये देखो, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। आई एम अवेलेबल हेयर कहाँ से आ गया? एवरीवेयर। ये देखो, सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अरे का ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, उसको डायरेक्टली सबके माई बाप के साथ जोड़ दिया है। तो अगर स्ट्रिंग के पास वो ये फंक्शन नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि स्ट्रिंग का पेरेंट ऑब्जेक्ट यही है, अरे का भी पेरेंट ऑब्जेक्ट यही है, तो देखो उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो ग्लोबली कोई भी चीज आपको ऐड करवानी हो ना, तो आप उसको उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, पर ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, कि आप उसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते जा रहे हो।
जरूरी हो तभी करना चाहिए। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? इस लेक्चर को आप 1-2 बार और देखना तो समझ में चीजें आ जाएंगी, क्योंकि प्रोटोटाइप इतना कोई सीधा टॉपिक है नहीं, मुश्किल टॉपिक है। मुझे भी काफी टाइम बाद समझ में आया था। ये जैसे आपने स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के साथ बनाया, एरे के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इसकी बिल्कुल कर जगह सकते हैं। एरे लिख अरे का दूंगा। कंस्ट्रक्ट उठाया, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप में डाल दूंगा। प्रोटोटाइप डॉट लोहाना इज इक्वल टू फंक्शन console.log I am only accessible to arrays। अब कोई भी अरे दुनिया में बनेगा ना, जैसे कि ये अगर मैं स्ट्रिंग के साथ इसको करने की कोशिश करूं str.lohana, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये सिर्फ अरे का मेथड है। ये देखो, अरे str.lohana इज नॉट अ फंक्शन। अगर इसको अरे के साथ चलाऊंगा तो चलेगा, तो ये चल जाएगा। आई एम अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों अनडिफाइंड दे रहा है? era.lohana अरे डॉट प्रोटोटाइप सही तो लिखा है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? एक मिनट, इसका पहले प्रोटोटाइप देख लेते हैं अरे का। console.log arr, तो भाई इसके प्रोटोटाइप का नाम क्या है? इसके प्रोटोटाइप का नाम यही अरे तो लिखा है मैंने। अरे 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 डॉट प्रोटोटाइप डॉट लोहाना, लोहाना स्पेलिंग सही है। बहरहाल ये काम ऐसे ही करेगा, पर अभी पता नहीं अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। स्ट्रिंग का देखा साथ देखा आप लोगों ने कैसे काम कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। str.kumar कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पता नहीं क्या मसला आ रहा है, पर ये चल जाएगा। शायद मेरे कोई ब्राउजर का मसला हो, आपके पास शायद चल जाए। जी, और कोई सवाल यहाँ तक? साथ भाई आपको समझ में आई चीजें? जी सर, समझ आ रही है, एक और बार देखना पड़ेगा इसको। हाँ देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रोटोटाइप की तो इतना सीधा टॉपिक है नहीं, एक बार में तो समझ में आता नहीं है, मुश्किल टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है काफी है। इसलिए मैंने इतना लेट पढ़ाया है उसको, मुझे पता है ये सारी चीजें जो है ना, मुझे खुद समझ में इतना टाइम लग गया था। आप इसको देखते रहिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देखिएगा, तो ये इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना वो असाइनमेंट जो बताई थी वो क्लियर है, कर लोगे? है तो थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे भाई कोशिश। ट्रिकी चीजें बनाओगे तो आगे आप प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बना पाओगे ना। आप बिल्कुल इजी इजी असाइनमेंट देते हो तो कैसे काम चलेगा? जी कुछ आपका दिमाग चल तो चले ना, इसमें लॉजिक बनेगा आपका, कि भाई ये चीज होगी कैसे, आपका दिमाग चलेगा यार, हाँ यार इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा। मेन चीज करवाने की ये कि आप अपना दिमाग यूज करो यार, ये चीज होगी कैसे, ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है, इसको आप सोल्व कैसे करना है, इसका एल्गोरिथम कैसे बनाओ। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, मतलब क्या स्टेप यूज करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ओप्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट, उसमें ये आपको मथामारी करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोटोटाइप वगैरह ये वो सारी खुद जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।